Good morning, guys. I'm Kaushal Agarwal, currently pursuing my COE from NSUT. Today, in this session, I'll be teaching you about the basics of programming and the beginning to the programming world as it states. So, in this session, I'll actually be telling you what is programming, what is a program, why do we need programming, and some more about the basics of coding. So, let's begin the session. Now, the first question arises is what is programming? तो देखो यार, इसे समझने के लिए पहले तो जानना जरूरी है कि प्रोग्राम क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्राम इन एसेंस होता है शेड्यूल। एक जो शेड्यूल है कि किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चीज़ों को करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो शेड्यूल होता है, और ऐसे ही प्रोग्राम होता है। और प्रोग्रामिंग होता है उस प्रोसेस को जिससे हम वो शेड्यूल बना रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग कहलाएगा। तो जैसे कि एक शेड्यूल आप बनाते हो, टाइम टेबल अपना, कि सुबह मैं उठूंगा और उसके बाद नहा धो के स्कूल जाना, वापस आकर पढ़ना या खेलना है, और फिर रात को सो जाना है। तो आपका ये शेड्यूल है। अब जब आपने शेड्यूल को बनाया होगा तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सोचा होगा, जैसे कि अगर आज मेरा स्कूल है कि नहीं है, उसके बाद मेरे ट्यूशन क्लासेस हैं कि नहीं है, और मेरा एग्ज़ाम है कि नहीं है कल। तो आप ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को देख के फिर अपना शेड्यूल लिखते हो। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में हम काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के एक प्रोग्राम लिखते हैं, और उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यही एसेंस है। अब देखोगे कि प्रोग्रामिंग वैसे तो काफी टेक्निकल लगता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन चीज है। मतलब से आप तुम टेक्निकल ना सोचो, सिर्फ सोचो कि प्रोसेस है शेड्यूल बनाने का। तो आपको डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि प्रोग्रामिंग के अंडर आएंगे। अब उसे ही हम टेक्निकली जब अपनी मशीन के थ्रू बनाएंगे तो वो एक कोड के फॉर्म में होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी मदर ने आपको मार्केट भेजा सामान खरीदने के लिए। तो उन्होंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया होगा कि मार्केट जाने का पहले तो रास्ता, उसके बाद क्या क्या सामान खरीदना है उसकी लिस्ट, आपको पैसे दिए, आपको बताया होगा पहले कि पैसे देना कब है, या फिर उसके बाद बैलेंस भी लेकर आना है, सामान को लेकर आना है, कैसे लेकर आना है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने आपको बताया, तो वो एक शेड्यूल हुआ। और जब उन्होंने सब सोचा होगा, जिस तरीके से उन्होंने लिखा, वो है प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग, यानी प्रोग्रामिंग। हम भी अपने जब हम प्रोग्रामिंग आगे शुरू करेंगे तो हम शेड्यूल को लिखना सीखेंगे कि लिखते कैसे हैं, और इसलिए कहलाएंगे कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है, मतलब हम क्यों सीखे प्रोग्रामिंग। अब आप इसे समझने के लिए देखो कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, हमने मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, चीज़ों को अपने ईज करने के लिए करा हमने। तो सबसे पहला हमारा था फोकस कि चीज़ों में टाइम बहुत लग रहा था, तो टाइम को कम करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, और इस टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाते चले, इवॉल्व करते चले, ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई। तो एक तो ये फैक्टर आया कि टेक्नोलॉजी क्यों इवॉल्व हुई। पहला, टाइम, कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम को कम करना है। दूसरा, स्पेस, स्पेस को रिड्यूस करा हमने। आपने देखा होगा कि पहले घर बहुत चौड़े चौड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे हमने ग्राउंड के स्पेस को इस्तेमाल ना करके स्काई को यूज करने लग गए। हम एक के ऊपर एक बनाने लग गए, तो हमने स्पेस को भी रिड्यूस किया। ऐसे ही इन दो फैक्टर्स को जब हम कर रहे थे तो हमने नेचर को भी डिवास्टेट कर दिया पूरा, नेचर को खराब कर रहे हैं। अब हमारा करंट जो स्कोप है वो टाइम तो है ही, स्पेस भी है, साथ में हमारा है इन्वायरमेंट। तो हम प्रोग्रामिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक तो इको फ्रेंडली सोल्यूशन बना सकें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, पैसा भी खर्च काफ़ी होता है चीज़ों को बनाने में। अगर हम उस एक ऐसी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करें, ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें जिससे पैसा भी कम लगे और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले, तो वो भी एक हमारा एक रीज़न आ गया, इकोनॉमिकल सोल्यूशन। दूसरा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम अवेलेबल है, तो आप अपने डिस्टेंट दोस्तों से भी बात कर सकते हो लॉकडाउन के बीच में भी, कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो पा रहे हो। तो प्रोग्रामिंग इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है ईज आउट द वर्क। आप ये सोचो कि ह्यूमैनिटी डे बाय डे तो लेजी हो ही रही है, आपने देखा होगा। चीज़ें आप मेहनत कम करते हो लेकिन आउटपुट तो मिल जाता है। अब हम एज अ प्रोग्रामर हमारा काम होता है चीज़ों को और इजीली काम कर देना। मतलब हम बेसिकली ऐसा मत सोचो कि हम ह्यूमैनिटी को लेजी बना रहे हैं, पर थोड़ा सा इनडायरेक्टली हमारा काम वही हो रहा है कि ह्यूमैनिटी को लेजी बनाना। मतलब वर्क को आपको आसान से आसान करना पड़ेगा, कम से कम मेहनत में काम हो जाए। तो हम जो प्रोग्रामिंग सीखेंगे आगे, तो आपके माइंड में जो गोल होगा कुछ प्रोजेक्ट बनाने का, तो वो यही रहेगा कि आपको टाइम कम करना है, आपको स्पेस कम करनी है चीज़ों में, आपको वर्क इजी से इजी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड का एक और मतलब ये होता है कि
ह्यूमन फ्रेंडली है कि नहीं है। जो आप प्रोग्राम बनाओगे, आपने कोई ऐप बनाया, कोई वेब पेज बनाया, तो वो ह्यूमन फ्रेंडली है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने वेब पेज बना दिया और उसमें जो यूजर है, जो मतलब मैं आपने जैसे बनाया एक वेब पेज और फिर मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि यार ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। तो ह्यूमैनिटी को कम से कम काम करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा वो ह्यूमन फ्रेंडली भी होना चाहिए आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग के हमारे ये स्कोप्स रहेंगे। आगे हम ये देखते हैं कि मिथ्स क्या है प्रोग्रामिंग। मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों के अंदर मतलब काफी अंधविश्वास है कि प्रोग्रामिंग ऐसी होती है। पहला पॉइंट है, डज नॉट नीड क्रिएटिविटी। अब सोचो कि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्रामर क्या है, एक बंद कमरे में बैठा इंसान जो लैपटॉप के सामने बस किताबों से लिखी पड़ी हुई चीजें लिखे जा रहा है, अंधाधुंध बस लिखे जा रहा है, दवादब टाइप किया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। आप टाइप तो करोगे, लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा जो टाइम खर्च होगा वो सोचने में होगा। अगर आपने सोच लिया तो काम तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। दूसरा एक ये मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग कोई फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक आर्ट है। आपको आर्ट की तरह सोचोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आर्ट्स अवेलेबल है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, स्केचिंग है। इन सब आर्ट्स में क्या होता क्या है, चीजें तो हम बेसिक से सीखते हैं, हम करते भी हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन वो सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। आप देखोगे एक म्यूजिक डायरेक्टर एक जब नया म्यूजिक बनाता है तो उसे बहुत टाइम लगता है कि मैं कैसा म्यूजिक लिखूं जो आज की जनता को पसंद हो। तो एज अ प्रोग्रामर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को इवॉल्व करना सीखोगे कि मैं कितना ज्यादा मैं इनोवेटिव अपना प्रोजेक्ट बनाऊं ताकि लोगों को पसंद आए और ह्यूमैनिटी को उससे हेल्प भी मिल सके। दूसरा एक पॉइंट ये आया है कि इट इज बोरिंग। लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग काफी बोरिंग है, चीजें मतलब कि एक गीक के लिए बनी है कि बस लिखे जाना है या फिर बहुत दिमाग लगा के काम करना है इन चीजों में। तो बोरिंग हो जाता है आगे कि बस टाइप किए जा रहे हैं रात भर, पूरी रात भर जाग के, दिन भर जाग के। तो बोरिंग नहीं कहेंगे इसे, मतलब ये सोचो कि एक आर्ट कैसे बोरिंग हो सकती है। एक आर्टिस्ट के लिए अपनी आर्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी ना। दूसरे दूसरे के लिए भले बोरिंग हो, लेकिन आप अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके लिए वो बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, आपको बहुत मजा आएगा प्रोग्रामिंग करने में। आप चीजें करोगे, चीजें बिगड़ेंगी, फिर उसे करोगे, फिर बिगड़ेंगी, फिर उसे करोगे, फिर जैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो जो एक हैप्पीनेस आपको महसूस होगी वो बहुत ही मजेदार होती है। इसलिए वो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। तीसरा पॉइंट है, इट इज मेंट फॉर मैथमेटिशियन। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको मतलब एक बहुत ही अच्छे मैथ्स मैथमेटिशियन होने की जरूरत है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आप ये आगे जो पढ़ोगे, या प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें जो मैथ्स के मुश्किल टॉपिक्स में से आती है, नंबर थ्योरी वगैरह। तो इन चीजों की प्रोग्रामिंग इन जनरल करने के लिए जरूरत नहीं है। आप बड़े एल्गोरिदम्स लिखोगे, मुश्किल एल्गोरिदम्स टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में, तो उसमें शायद आपको इन सब की जरूरत पड़े, लेकिन एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसे वेब पेज या ऐप बनाने में इतने सब कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़े मैथ्स में वीक भी हो तो भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सिंपल मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, मतलब ये तो आपको आनी चाहिए, हम ऐसे माने हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये मैथमेटिशियन का काम है, तो एक बेसिक बेसिक नॉलेज है तो सबके पास होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, प्रोग्रामर्स आर एंटी सोशल। लोगों को लगता है कि प्रोग्रामर्स वो हैं जो एक कमरे में बंद होके अपने कंप्यूटर के साथ ही बस लगाव रख रहे हैं, उन्हीं से बातें कर रहे हैं, उन्हीं से काम कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो, आपको अगर आइडियाज इनोवेट करने हैं, आपको ह्यूमैनिटी को कुछ बेनिफिट देना है, तो आपको सोशल होना पड़ेगा ताकि आप लोगों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सको, और तभी आप एक सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन बना पाओगे। तो आपको एंटी सोशल ऐसा कुछ नहीं होता, तो बस सोशल आपको होना ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहला पाओगे। अगर आप कुछ अच्छा इनोवेट कर पाओगे तो। अच्छा इनोवेट करने के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी कि वो क्या प्रॉब्लम्स अभी सफर कर रहे हैं, तभी आप सोल्यूशन बना पाओगे। और लास्ट पॉइंट है कि इट कैन बी मास्टर्ड इन अ फ्यू वीक्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप प्रोग्रामिंग अभी शुरू कर रहे हो और मैं आपको बोलूँ कि 3 हफ्ते बाद आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, कुछ भी बना दो। ऐसा नहीं है। किसी भी आर्ट की फॉर्म को सीखने में भी काफी टाइम लग जाता है, हफ्ता, महीना या साल भर भी, या साल से ज्यादा। तो अगर आपको मास्टरी करनी है तो ये मत सोचना कि मतलब मैं 3 हफ्ते का कोर्स आपको दूंगा और फिर आप उसके बाद एक मास्टर हो जाओ प्रोग्रामिंग में कि कुछ भी बना दोगे, फेसबुक जैसा ऐप भी घर में बैठे बैठे। तो ये तो होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा चीज़ों के साथ, कि वीकली अगर आप एक चीज़ भी कर रहे हो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा। तो चलो, हम बेसिक्स तो देख लिया, अब आगे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे, कहाँ पे करनी है। उससे पहले एक एडवाइस है कि जैसे मैंने लिखा है, डू नॉट लर्न टू कोड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग गुड मनी। अभी आप मतलब बच्चे हो 9th 10th के और प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं प्रोग्रामिंग करके जस्ट यहीं पे गूगल या फेसबुक में नौकरी करना शुरू कर दूंगा कि मैंने प्रोग्रामिंग तो कर ही ली। तो अगर आप ये सोच के प्रोग्रामिंग करोगे कि बस कंपनी में प्लेस होना है अभी से ही, तो प्रोग्रामिंग इन एसेंस कुछ सीख नहीं पाओगे आप।
आप बस उन बाउंड्री से बाउंड होकर रह जाओगे जो एक कंपनी के लिए डिफाइंड होती है। और फिर अगर आप ऐसे एक आर्ट को सीख रहे हो कि बस एक ही फॉर्म सीखनी है, उसी में करना है, तो कुछ हो नहीं पाएगा। देखो, आपको चीज़ों में एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ देखना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपने कुछ चीज़ बनाई, वहाँ पे डिफ़िकल्टी आई, तो उसे रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचो कि इसे पढ़ के क्या फ़ायदा है यार, ये तो आगे आएगा ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या ही करना, छोड़ो इसे। तो ये सोचोगे तो फिर आगे कुछ इवॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो भी हाथ में आ रहा है, उसे पढ़ लो। ज़रूरत है कुछ नया पढ़ना, कोई बात नहीं, उसे भी पढ़ डालो। ऐसा सोचो कि आपका जो गोल है वो एक प्रोजेक्ट को बनाना है अभी इस टाइम पे, कि जो आप बनाना चाहते हो उससे बनाना है। उसके लिए आपको भले ही कितना भी कुछ पढ़ना पढ़ना पड़े, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जो अभी प्रोजेक्ट आ रहा होगा या कुछ भी, तो उसे सोच के रखो कि ये मेरा गोल है इस टाइम पे। ये मत सोचो कि मतलब प्रोग्रामिंग बस पढ़ाई या गूगल या फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज में आपको प्लेस होने के लिए करना है। वो आगे की बात है, आगे देखेंगे। चलो, पहला स्टेप जो है लैंग्वेज को चूज करना। ऑब्वियसली किसी लैंग्वेज को तो आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशंस वगैरह आप करते हो, तो आप एक लैंग्वेज चूज करते हो कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो इंग्लिश को एज अ बेस पकड़ के फिर आगे सीखते हो हिंदी या फिर ऐसी बाकी जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ऐसी प्रोग्रामिंग में हम एक लैंग्वेज चूज करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बार हम जब उस लैंग्वेज में डिटेलिंग या फिर सब कुछ बेसिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम उससे डिराइव्ड या उससे एडवांस जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें पढ़ेंगे, ताकि हम चीज़ों को और बेटर बना सके, अपने प्रोजेक्ट को और इवॉल्व कर सके। तो हम एक बेसिक लैंग्वेज चूज करेंगे। अब काफी लोगों के मन में आता है कि यार हम जब स्टार्ट करें तो सबसे इजी लैंग्वेज क्यों ना उठाएं, जो बहुत आसान रहेगा। पर ये माइंडसेट गलत रहेगा कि इजी लैंग्वेज को आपने उठा लिया और बस उसे पढ़ के खत्म करा। क्योंकि इजी लैंग्वेजेस में चीजें कम अवेलेबल है, बेस कम है। तो अगर आप इजी लैंग्वेज को ही पढ़ोगे और फिर जब बाद में आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज उठाओगे, तो आपको दिक्कत काफी होगी। उससे बढ़िया रहेगा कि हम एक ऐसी लैंग्वेज उठाएं जो काफी वर्सेटाइल हो, बेसिक ज्यादा हो उसमें, और उसे पढ़ के फिर हम आगे लैंग्वेजेस को पढ़ें, ताकि आपका बेस भी स्ट्रांग होगा और आप चीजें सीख भी जाओगे। तो जब आप आगे नई लैंग्वेजेस जब स्टार्ट करोगे, तो आपको दिक्कत बहुत कम होगी। ये नहीं होगा कि आपने आपका जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है जो एक लैंग्वेज पे बेस्ड है, लेकिन उसका छोटा सा पोर्शन दूसरी लैंग्वेज है। तो जब आपने बड़ी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो छोटी सी लैंग्वेज को कम टाइम में ही करना सही रहेगा। ये नहीं कि आप बड़ी लैंग्वेज को तो 10 में, मतलब मान लो कि आपने 1 महीने में कर लिया, और लेकिन जो छोटा सा पोर्शन था उसे करने में 1 साल लग गया। तो वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। भले ही बड़ी जो पोर्शन है उसे करने में 1 साल लग जाए, तो छोटे पोर्शन को जब आप 1 मंथ दोगे, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि मतलब इतना छोटा सा पार्ट था लेकिन मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया उसमें। तो उसे रिजॉल्व करने का ये रहेगा। तो हम लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे सी सी प्लस प्लस से, या फिर अगर आप जावा करना चाहते हो तो जावा से भी। ये 3 लैंग्वेजेस मेरे ओपिनियन में बेस्ट रहेंगी स्टार्ट के लिए। आप इनमें से कोई भी उठा लो और उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अपना सोच लो, अपना माइंडसेट बना लो। लेकिन चलो आगे देखते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लगभग कॉमन है, हम उन्हें देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे कि प्रोग्रामिंग में है क्या, मतलब थोड़ा तो देखना पड़ेगा हमें कि प्रोग्रामिंग में आपको किन चीज़ों से डील करना पड़ेगा अपने डेली लाइफ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू टूल्स। हम देखेंगे कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जो नियरली हर लैंग्वेज में सेम है। उसे कवर करने के बाद ये सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा। खैर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स ऐसे समझो, सबसे बेसिक चीज़ है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हो सकती है। आप ऐसे देखोगे कि जैसे एक लाइब्रेरियन होता है, जब पूरी क्लास उठ के चले जाती है, तो वो करता क्या है, बुक्स को अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे रखता है। अब बुक्स, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, कोई लिटरेचर वगैरह, तो उसके ऊपर सब उसकी लैंग्वेज लिखी होती है, सब्जेक्ट वगैरह लिखा होता है कि हिंदी का है या इंग्लिश का है, या साइंस के सेक्शन में आएगा, मैथ्स के सेक्शन में आएगा, सोशल साइंस के सेक्शन में आएगा। ऐसे सारी बुक्स लेबल्ड होते हैं कि वो किस सेक्शन में जाएंगी, और उसके बाद वो लाइब्रेरियन उन्हीं सेक्शंस में उन बुक्स को जाके रख देता है। तो ये चीज से क्या हो रहा है, पहली बात तो बुक्स को सेग्रीगेट कर रहा है। तो अगर आप जब बाद में आप लाइब्रेरी जाओगे, आपको कोई बुक पढ़नी है साइंस की, तो आप सिर्फ साइंस के सेक्शन में ढूंढोगे। ये नहीं कि आप हिंदी के सेक्शन में से स्टार्ट करो कि पहले आपने हिंदी का सेक्शन सर्च किया, फिर इंग्लिश का सेक्शन सर्च किया, उसका फिर साइंस के सेक्शन में और आपको बुक मिली। नहीं, आप सीधा साइंस के सेक्शन में सर्च करोगे, तो आपका जो ढूंढने का टाइम होगा कम से कम हो जाएगा। तो डेटा टाइप्स भी कुछ ऐसी होते हैं कि हम जो, जैसे आप प्रोग्रामिंग में देखोगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, तो हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, तो हम बता देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन का टाइप क्या है। ऐसा सोचो, जैसे आपके जो मार्क्स होते हैं टीचर रिकॉर्ड करता है, तो आपका रोल नंबर लिखता है, आपका नाम लिखता है और आपके मार्क्स लिखता है। तो रोल नंबर और जो मार्क्स है वो किस फॉर्म में है? वो मैथमेटिक्स जैसे नंबर्स होते हैं उन फॉर्म में, और जो आपका नाम है वो इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्म में। तो सोचो, जैसे इंग्लिश वाले जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश वाले सेक्शन में आ गया, और जो नंबर और जो आपका रोल नंबर वाला है वो मैथ्स वाले सेक्शन में आ गया। तो जब मुझे आपके मार्क्स निकालने होंगे, तो मैं सिर्फ मैथ्स वाले सेक्शन में जाऊंगा, ये नहीं कि इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैथ्स में ढूंढूंगा। तो जो हमारा
डेटा को जब रिट्रीव करेंगे, डेटा को उठाएंगे, तो उसका टाइम बच जाएगा। ऊपर से बात क्या है, अब मल्टीपल चीजें मुझे रखनी है, या फिर जैसे सोचो दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं ये तो देखूंगा ना कि जो दो नंबर्स में ऐड कर रहा हूँ वो नंबर्स ही हो, ये नहीं हो कि एक तो नंबर निकला और दूसरा आपका नाम निकल गया, मैं उन दोनों को ऐड करूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इन चीज के लिए भी काम आएगा कि दो चीजों का जो फॉर्म है, जो टाइप है, वो सेम है कि नहीं। तो डेटा टाइप्स कुछ इसी चीज के लिए होता है। पहला बात तो लेबलिंग के लिए, और दूसरा बात जब आगे हम उन पे कुछ भी प्रोसेसिंग करेंगे तो वो वैलिड होगी कि नहीं होगी इस चीज के लिए। डेटा टाइप्स अभी इसके आगे एक टेक्निकल डेफिनेशन है, फटाफट से रीड कर लो कि इन सिंपल टर्म्स इट्स द एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा दैट टेल्स द कंपाइलर और द मशीन हाउ द प्रोग्राम इंटेंड्स टू यूज इट। वैसे ही समझो जैसे मैंने अभी लाइब्रेरी वाला एग्जांपल दिया है। एट्रीब्यूट का मतलब यार वही होता है कि जैसे एक टाइप होता है कि डेटा का क्या टाइप है, कि वो नंबर है या फिर वो इंग्लिश वर्ड है, वो उसका टाइप वो हो गया उसका एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा। प्रोग्रामर जो हम उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि मैंने बोला जो मार्क्स है वो है नंबर, तो मैंने बता दिया ना कि मार्क्स हम नंबर है, तो इसमें भाई तुम्हारा नाम स्टोर नहीं होगा, इसमें तुम्हारे मार्क्स ही स्टोर होंगे। तो यही है कि मैं उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उनके लिए डेटा टाइप्स होते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन को कैसे क्लासिफाई कर रहा हूँ अपने अपने हिसाब से। तो एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड कि व्हाट इफ द शेल्फ फॉर अ बुक डजंट एग्जिस्ट, कि शेल्फ है भाई हिंदी के, इंग्लिश का, साइंस का और मैथ्स का, लेकिन बुक आ गई जर्मन की, तो अब क्या करें, सोचो जरा। तो इसमें यही होगा कि आपके दिमाग में दो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे कि यार एक तो कर सकते हैं कि आप बुक को डिस्कार्ड कर दो, या फिर आप उसका शेल बना दो। लेकिन ये दोनों चीजें एक टाइम पे अगर आप कर दो कि आपने शेल बना दिया बुक डिस्कार्ड कर दी, तो शेल्फ ही बनाया क्यों, जब डिस्कार्ड ही करना था बुक को तो शेल बनाना ही क्यों था। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी होगी। तो एज अ प्रोग्रामर ये हमारा जॉब है कि हम इस ये चूज कर रहे हैं या ये चूज करें, कि अगर कभी ऐसी मान लो कि ऐसा क्राइसिस आ जाए कि कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हम उस टाइम पे करें क्या, कि एक बुक आ गई गलती से यार, कि जो जिसका शेल्फ ही नहीं है, तो उस बुक का करें क्या। तो आपको सोचना पड़ेगा कि या तो मैं शेल्फ बना दूं या उस बुक को डिस्कार्ड करूं। जैसे आपने तो सोच लिया, अब अगला जो लाइब्रेरियन आएगा कभी, तो आप उसे पहले से बता दोगे कि यार अगर कोई ऐसी बुक है जिसका शेल्फ नहीं है तो उस बुक को हटा देना। तो यही है कि किसी टाइम पे एज अ प्रोग्रामर मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो मैं कौन सा सोल्यूशन चूज करूंगा। ये भी एज अ प्रोग्रामर आपकी जॉब है। एक टिप लिखी है मैंने यहाँ पे कि आप प्लान विदाउट कंसिडरिंग फेलियर इज अ फेल्ड प्लान इटसेल्फ। प्रोग्रामिंग से ज्यादा लेना देना नहीं है, खैर थोड़ा सा है, पर आपकी बेसिक ह्यूमन लाइफ में भी ऐसी चीजें आ सकती हैं। कभी आप कुछ प्लान करें तो आपको फेलियर के बारे में सोचना होगा। एज अ प्रोग्रामर हम भी ये सोचते हैं कि अगर कभी फेलियर आ जाए तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा। ऐसे सोचो, जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो और कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है कनेक्ट होने के लिए, तो एक लिखा जाता है ना कि नो डिवाइसेस अवेलेबल। तो जिस बंदे ने वो चीज बनाई, तो उसने सोचा था कि अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या डिस्प्ले होगा। उसने एक प्लान बनाया और उसने फेलियर के बारे में भी सोच लिया। तो आपका प्रोग्रामर भी, या आप भी जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आप भी फेलियर के बारे में सोच के जरूर चलना कि अगर कुछ भी नहीं चलता, मान लो ऐप ही क्रैश हो जाए, तो भी क्या डिस्प्ले होना चाहिए यूजर को। नहीं होगा तो फिर वो यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा। और हमारा काम यही है कि यूजर फ्रेंडली भी हो। जैसे मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, 4 5, कि एज अ प्रोग्रामर हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। तो ये भी था, तो इस चीज को ध्यान रखना। आगे चलते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स पे। अपने सोचो जैसे कोई भी, जैसे मान लो दो लोग बैठे हैं, वेटर को ऑर्डर कर रहे हैं। वेटर इनसे इनपुट लेगा, मतलब इनका ऑर्डर लिखेगा, कुछ ऑर्डर लिखा इसने, और फिर जाके शेफ को दे देगा। शेफ शेफ खाना बनाएगा और वापस जाके वेटर को दे देगा, और वेटर इन दोनों को सामान दे देगा। जो उन्होंने खाना मंगाया था वो उनको मिल गया। अब सोचो कि ये शेफ ही नहीं था, शेफ जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये ऑर्डर किसको दे, शेफ तो लेगा नहीं और वेटर है नहीं। तो अब दो चीजें, या तो शेफ ही ऑर्डर ले ले या फिर वेटर आ जाए, पर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। तो शेफ का तो जो रोल था वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। जब उसे ऑर्डर ही नहीं मिला तो ये प्रोसेसिंग क्या करेगा, ये खाना क्या चीज बनाएगा। तो शेफ का कोई रोल ही नहीं है, तो शेफ हमारे लिए यूजलेस हो गया। ऐसी आपकी मशीन है, अगर मशीन इनपुट आउटपुट नहीं ले रही है तो मशीन यूजलेस है। मशीन को यूजर से इनपुट लेना होगा और यूजर को आउटपुट देना ही होगा। अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना दो जिसका कोई मतलब, मैं जैसे इनपुट ही नहीं दे सकता, मैं ऐसा कुछ दे ही नहीं सकता, उसे आपने एक प्रोग्राम बना दिया जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, लेकिन वो दो नंबर्स मेरे से ले नहीं रहा, तो उसका फायदा ही क्या है। तो वही होगा ना कि मतलब कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि इनपुट आउटपुट जरूर हो,
कि मैंने एक फंक्शन लिखा है या एक प्रोग्राम लिखा है जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो मेरे से 2 नंबर्स तो ले कम से कम, और जब उसने ऐड कर दिया तो मुझे आंसर तो दिखाए। ये चीज़ होनी चाहिए। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ऐसे देखो, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप मैसेज खुद लिखते हो। व्हाट्सएप खुद मैसेज नहीं लिख रहा, आप लिख रहे हो मैसेज, आप भेज रहे हो और आपका फ्रेंड देख रहा है। कौन सा मैसेज देख रहा है? जो आपने लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज भेज दिया और लेकिन फ्रेंड कुछ देख ही नहीं पा रहा, तो उस व्हाट्सएप का क्या मतलब? या फिर व्हाट्सएप आपको मना कर दे कि नहीं, मैं तुम्हें मैसेज नहीं लिखने दे रहा, तो व्हाट्सएप यूजर से आप ऐसे व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दोगे। तो आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप इन चीजों को ध्यान रखना कि आप इनपुट आउटपुट भी हो, कि यूजर से इनपुट भी ले सके और यूजर को आउटपुट भी दे सके। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। अभी मैं अब आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें प्रोग्रामिंग में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन है, मशीन आईओ स्टेटमेंट अलाउ यूजर टू टेक इनपुट्स और डिस्प्ले आउटपुट्स। खैर ये तो काफी हमने देख ही लिया, चीज को समझ लिया। और यह है कि अ मशीन इज ओनली यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड व्हेन इट कैन इंटरेक्ट विद यूजर। रियल वर्ल्ड वही है जो हमारा वर्ल्ड होता है। अगर मैं यहाँ से रियल काट दूं तो ये जो वर्ल्ड बचा मशीन के लिए, वो वाला वर्ल्ड है जो मशीन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब मशीन कैलकुलेट कर रहा है तो जो भी एक वर्ल्ड, सोचो जैसे कोई भी अपने अगर कोई मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि मशीन खुद भी सोच रहा होता है, तो जिस वर्ल्ड में, जिस डोमेन में मशीन सोच रहा होता है, वो वर्ल्ड वर्ल्ड हो गया। और जैसे रियल एग्जिस्ट वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो वो हमारा वर्ल्ड हो गया। तो मशीन को हमारे वर्ल्ड में यूजफुल होना है, मशीन को अपने वर्ल्ड में यूजफुल नहीं होना, हमारे वर्ल्ड में भी साथ साथ यूजफुल होना है। तो वही मैंने लिखा था, मशीन इज ओनली यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड व्हेन इट कैन इंटरेक्ट विद यूजर। आगे एक माइंड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, अ कलर पजल। ऐसे रीड कर लो एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि आप एक केव में हो और खाने की तलाश में आप साउथ की डायरेक्शन में गए 10 मीटर, देन ईस्ट टुवर्ड्स फिर वो भी 10 मीटर, और वहां पे आपको एक बियर मिला। आप बियर से डर गए और भाग के 10 मीटर वापस नॉर्थ पर आ गए, एंड यू फाउंड योरसेल्फ बैक एट योर केव। सो व्हाट वाज द कलर ऑफ द बियर? तो आपको ये चीज बतानी है बेसिकली कि मान लो यहाँ पे आपकी केव थी, आप यहाँ से 10 मीटर गए, यहाँ 10 मीटर गए और यहाँ 10 मीटर गए, ऐसे ही आपका कुछ पाथ रहा। लेकिन आपने देखा कि आप यहाँ पे नहीं, आप केव पे हो अपनी। तो यहाँ पे जो आपको बियर मिला उसका कलर क्या था, आपको ये चीज बतानी है। हम्म, थोड़ा सोचो और बताओ क्या होगा। तो चलो देखते हैं आगे। आंसर है वाइट। सोच रहे हो वाइट क्यों? तो बेसिकली आप जिस बियर से मिले वो एक पोलर बियर था। तो अब आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा कि यार पोलर बियर था तो मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल में से है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा पोल है ऊपर से, ऐसा ही क्यों कि जैसे वाइट ही होगा, ब्लैक या ब्राउन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो उसे देखते हैं। सोचो कि एक वर्ल्ड है, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप बनाया है। यहाँ पे इसके लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड सॉरी, और ये इसके लैटिट्यूड्स। तो मान लो आप यहाँ पे थे, आपको यहीं पर होना होगा ऑब्वियसली। तो आप साउथ गए, देन आप ईस्ट गए और फिर आप नॉर्थ गए। तो यही एक ऐसा पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आप इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में जाओगे तो आप अपनी वापस सेम पोजीशन पर पाओगे। ऐसा कोई भी साउथ पोल भी नहीं है। साउथ पोल में अगर आप साउथ के डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, तो आप वहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि साउथ के और साउथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप नॉर्थ पोल में हो। अगर आप यहाँ पर हो इस किसी पोजीशन पे, आप साउथ गए, ईस्ट गए और नॉर्थ गए, तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर नहीं आओगे कभी भी। तो इसलिए सिर्फ नॉर्थ पोल ही ऐसी जगह, और नॉर्थ पोल में ऑब्वियसली ब्राउन या ब्लैक बियर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा सिर्फ पोलर बियर जिसका कलर व्हाइट है। तो चलो वापस अपना रिज्यूम करते हैं प्रोग्रामिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट से अगला टॉपिक। जैसे आप सोचो, आप एज अ ह्यूमन भी हम काफी सारे डिसीजंस में लेते हैं अपनी रियल लाइफ में। और डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या आगे आप, मान लो आप दौड़ रहे हो और एक हडल है, जैसे ही हडल आएगा आप तभी जंप करोगे, और नहीं है तो भागोगे। हडल आया फिर जंप करा, और नहीं है भागे। ऐसी प्रोग्रामिंग में हमारा प्रोग्राम साफ साफ मूव कर रहा होगा, लेकिन जैसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर आ जाता है तो वो अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और फिर आगे को फ्लो को बढ़ाएगा। जैसे ऐसे जा रहा है, कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है और वो यूं चला गया, तो हम मशीन में भी ये चाहेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो उसमें। ये नहीं कि मशीन सामने सामने चल रही है, रॉक आई और वो रुक गया, आप ऐसे नहीं चाहोगे। आप चाहोगे मेरी जो मशीन है वो यूं मूव करके चले जाएगा। तो एज ए प्रोग्रामर ये आपकी जॉब है कि आप डिसीजन मेकिंग की जो उसमें क्वालिटी होगी वो भी आप उसमें डाल सको। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बच्चा है, अगर बारिश हुई तो पढ़ेगा, अगर सनी हुई तो खेलेगा।
तो इस चीज को जैसे आप एक ह्यूमन ऐसे डिसीजंस लेता है, तो हम चाहते हैं कि जो मशीन है वो भी ऐसे डिसीजंस ले। तो वो हम देखेंगे कि मशीन डिसीजन कैसे लेता है, किस बेसिस पे लेता है, और थोड़ा सा टेक्निकली जाएंगे इन चीज पे हल्का सा। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में होता है वो होता है एक इफ एल्स नाम का एक स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स, जो ये बताती है कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा। इसे एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। मान लो एक प्रोग्राम है, आपने उसे बोला गो टू मार्केट, इफ एग्स आर अवेलेबल देन बाय एग्स, इफ फॉल्स देन बाय बटर। ऐसे समझो कि आपने एक रोबोट बनाया जिसका नाम बिटबॉट है। आपने उसे बोला कि भाई मार्केट जा, अगर एग्स अवेलेबल है मार्केट में तो एग्स लिया, नहीं तो बटर लिया। अब देखो, आप सोचो कि यार इफ एल्स बोला था यहाँ तो, लेकिन मैंने इफ ट्रू और इफ फॉल्स लिख दिया। तो वही है, ये पोर्शन हो गया इफ और ये पोर्शन हो गया एल्स। इफ ट्रू डू दिस, एल्स डू दिस। तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अपनी मशीन में डिसीजन मेकिंग भी डाल सकते हो कि कोई फ्लो जा रहा है, एकदम से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आ गया तो उस टाइम पे यूं जाना, अगर नहीं आया तो यूं चले जाना। तो ये फ्लो बता रहा हूँ मैं, रोबोट की मूवमेंट नहीं, फ्लो बता रहा हूँ कि आप जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे तो एक कुछ ऐसा फ्लो जाएगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ पा रहे होगे। जैसे ये तो मतलब आपकी मदर भी आपको दे देती होंगी कि मार्केट जाना, अगर ये चीज मिले तो ये लिया ना, अगर ना मिले तो वो लिया ना। तो इन चीजों को करने के लिए फेल्स होता है। तो चलो एक और प्रॉब्लम है मेरे पास कि व्हाट इफ यू आर टोल्ड टू प्रिंट प्रोग्राम 5 टाइम्स। वो एक सिंपल सिंपल सा है कि आउटपुट तो हम दे पा सकते हैं मशीन से, तो चलो 5 बार उसे बोल देते हैं प्रोग्राम दे आउटपुट। एक बार प्रोग्राम, दो, तीन, चार, पांच। तो आपने 5 बार प्रोग्राम लिख दिया और मशीन ने भी 5 बार प्रोग्राम बोल देगी। क्यों? लेकिन हम यहाँ नहीं करते, बिल्कुल भी। हम ऐसे नहीं करते कि हम 5 बार लिखेंगे प्रोग्राम को, हम इतनी मेहनत नहीं करते। थोड़े मैंने बताया था जैसे प्रोग्रामर्स थोड़े लेजी होते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये नहीं करते तो फिर क्या करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि सिर्फ इसको जानने से पहले जानना जरूरी है कि हम ये चीज क्यों नहीं करते। पहला तो ये हो गया कि प्रोग्रामर्स आलसी होते हैं तो इतनी मेहनत नहीं करते। पर और भी देखते हैं। मान लो कि आपको प्रोग्राम की जगह मैंने बोला कि प्रोग्रामर लिखो 5 बार, तो आप क्या करोगे कि एक बार मिटाया, एक बार लिखा, एक बार मिटाया, एक बार लिखा। ऐसे ही आप मिटाओगे लिखोगे, मिटाओगे लिखोगे, मिटाओगे लिखोगे। तो आपको 5 जब मैंने एकदम से बोल दिया, सडन चेंज आ गया, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये 5 की जगह 50 टाइम्स होता तो बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती, 500 तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो कुछ तो हमारे पास एज अ प्रोग्रामर एक टूल होना चाहिए ना कि इस चीज को सॉल्व कर सके। अब आपने प्रोग्रामर भी लिख लिया, मान लो आपने कॉपी पेस्ट यूज किया था कि आपने एक बार प्रोग्राम लिखा और फिर आपने 5 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने बोला चेंज करना है, आपने मिटा के एक बार प्रोग्रामर लिखा, 5 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट करना तो सही है, लेकिन मान लो प्रोग्राम में लिखा है और बीच में प्रोग्राम प्रोग्राम भी आ गया, यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम है, मतलब ऑल्टरनेट प्रोग्रामर प्रोग्राम प्रोग्रामर प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। तो आप सोच रहोगे, अगर मैं आपको बोलूँ एस लगाने के लिए आगे प्रोग्रामर्स लिखो, तो आपको मैनुअली ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ डेटा पड़ा है, आप उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं, आपने मिटा दिया तो डेटा भी उड़ जाएगा, उस डेटा को भी रखना है और इसे भी चेंज करना है। अब कॉपी पेस्ट तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर कुछ तो होना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है लूप से। टेक्निकली प्रोग्रामिंग में एक और स्टेटमेंट होती है लूप। हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे वर्ड क्लियर ही होगा, लूप मतलब कि ऐसे सर्कल में मूव कर रहे हैं। ऐसे एरो बना दिया मैंने। हाँ, तो ये चीज क्या है, इन एसेंस ऐसे देखो, एक म्यूजिशियन होता है, एक लिरिसिस्ट होता है। तो जब लिरिक्स लिखता है तो कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो मल्टीपल टाइम्स आ रही होती है। मतलब एक लाइन है, उसे सिंगर को 4 बार बोलना है, तो वो क्या करता है, लाइन लिखता है और इंटू 4 कर देता है उसका, तो सिंगर समझ जाता है कि भाई इस लाइन को 4 बार बोलना है। ऐसे कुछ लाइन 3 बार बोलनी है, कुछ लाइन 2 बार बोलनी है, कुछ लाइन एक ही बार बोलनी है, तो उसका कुछ नहीं लिखता हो, नॉर्मल फ्लो चलता रहता है। फिर से 4 बार बोलनी है, इंटू 4 कर दिया उसने, तो उसकी मेहनत भी बच गई। और अगर उसे लाइन में कुछ चेंज करना था तो वो बार बार काट काट के लाइन चेंज नहीं करेगा, एक बार ही लाइन में चेंज कर देगा। तो उसके लिए जब करेक्टनेस करेगा वो अपने लिरिक्स में, तो वो भी आसान हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और सिंगर को समझ भी आ जाएगा। ऐसे ही कुछ लूप्स में होता है, हम एक बार प्रोग्राम लिखेंगे और अपनी मशीन को बता देंगे कि भाई इस चीज को तुम 5 बार करो। अगर मैंने तुम्हें बोला कि नहीं यार प्रोग्राम नहीं लिखना था, प्रोग्रामर लिखना, तो तुम बस एक ही जगह चेंज करोगे, मशीन खुद ही खुद कर देगी सब कुछ। तो लूप का तो एक ये इस्तेमाल हो गया। दूसरा लूप का एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। समझो जैसे टीचर ने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज 8 into 4। अब बच्चा नालायक है, उसे 8 into 4 नहीं आता, तो वो गलत देगा। पर टीचर अच्छा है, वो उसे तब तक पूछेगा जब तक उससे आंसर करेक्ट नहीं मिल जाता।
वो पूछता चलेगा उससे बार 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 बार, कब तक, जब तक उसका आंसर सही नहीं आ जाता। ऐसी मशीन में हमने मशीन से पूछा भाई 8 into 4 क्या है, आंसर 32, लेकिन मशीन ने गलत बताया। तो हम फिर से मशीन से पूछेंगे कि 8 into 4 बता, फिर गलत, फिर से पूछेंगे 8 into 4 बता। तो इसे देखते हैं कि मैंने 8 into 4 पूछा, मुझे पता है आंसर 32 है, उसने मान लो कि गलत बताया, तो मैं फिर से उससे पूछूंगा कि 8 into 4 बता। फिर मैंने देखा आंसर 32 है, अगर इस बार आंसर 32 है तो मतलब ट्रू है, तो हम डिस्प्ले कर दें कॉन्ग्रेट्स, मतलब कि तुमने आंसर सही दिया। तो वही है कि अगर जब तक फॉल्स है, जब तक तुम्हारा आंसर फॉल्स है तब तक ये पूछो। देखो ना लूप, ये भी लोग लूप बन गया एक, जब तक फॉल्स है तब तक लूप चलेगा और जैसे ट्रू होगा लूप टूट जाएगा। तो इन चीजों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इस चीज का कि कैसे हम यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। यही है। इसके आगे मैंने बताया कि रिपीटिंग अ पीस ऑफ कोड इज अ बैड प्रैक्टिस, कि एक कोड को हम बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे एक लाइन थी, लिरिसिस्ट ने लाइन की, तो बार बार नहीं लिखेगा, वो एक बार ही लिखेगा बस, और इंटू फोर लिख देगा आगे। अगर सेम लाइन को लगातार 4 बार बोलना है तो वो इंटू फोर कर देगा, बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करेगा वो। और ये लिखा है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, फॉरबिडन स्पेल। फिर लूप्स आर द बेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल टूल फॉर प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रिपीटेड एक्शंस। और फिर आप जब कोडिंग करोगे तो आप इन चीजों पे आओगे, हालांकि मुझे पता है भूल जाओगे, लेकिन जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे प्योर, तो आपको कुछ याद रहेगा कि मैंने फॉर लूप और वाइल लूप जैसा बताया था। तो कोडिंग स्टार्ट करेंगे इन चीजों को ध्यान से देखेंगे कि फॉर और वाइल लूप क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। खैर अभी के लिए आप समझ ही गए, हमने काफी सारी चीजें देखी। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डेटा टाइप से, फिर हमने इफ एल्स कंडीशन देखी, फिर हमने लूप्स देखे। ये तीन चीजें बहुत ही बेसिक है कि किसी भी प्रोग्राम में, और हमने इनपुट आउटपुट भी देखा। हमने चार चीजें देखी, और ये चार बहुत ही बेसिक है कि सिंपलेस्ट प्रोग्राम में भी ये चार चीजें तो लगभग आ ही जाती है। चार नहीं तो इनमें से कम एक तो आएगी ही आएगी। कितना भी आप सिंपल प्रोग्राम लिख दो, छोटा से छोटा, अपना नाम को प्रिंट करने के लिए भी, और अगर ये आता है तो ऐसा नहीं कि सिंपल प्रोग्राम ही बनेगा, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी बन सकता है इस चीज से, कि यूजर से इनपुट लिया, मार्क्स को इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे डिवाइड किया, अगर मार्क्स इससे ज्यादा है तो क्या डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले नहीं करना है, इन चीजों से हो सकता है। इसे डिटेलिंग में आगे देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग पूरी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। एक और टिप लिखी है मैंने, अ लूप विदाउट अ लूप होल इज अ वर्थलेस लूप इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब ट्रू होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। आज सोचो अगर लूप कभी ब्रेक ही नहीं होता, तो बार बार पूछ रहा था, तुमने आंसर सही दे दिया लेकिन वो बार पूछे जा रहा, पूछ जा रहा है। तो उस लूप का क्या मतलब रह गया, मतलब तुम भी एज अ स्टूडेंट परेशान हो गए ना कि यार टीचर को सही आंसर बता रहे हैं लेकिन बार बार पूछे जा रहा है, पता नहीं क्या है, एक बार भी चुप ही नहीं हो रहे सर। तो मतलब ये नहीं चाहोगे ना कि आपने जैसे ही सही आंसर दे दिया लूप को ब्रेक कर दो, बस नहीं और पूछना तुमने। तो यही है कि जब भी हम लूप डिफाइन करेंगे तो हम एक लूप होल भी डिफाइन करेंगे साथ साथ, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब लूप ब्रेक हो जाएगा। चलो अभी इसे यहीं एंड करते हैं, अभी देखते हैं कि प्रोग्रामिंग से क्या क्या कर सकते हैं। दो तीन चीजें आपको पता ही है, देखते हैं कि आप एक वेब पेज तो बना ही सकते हो, कैसा भी सिंपल या बहुत कॉम्प्लेक्स वेब पेज प्रोग्रामिंग से ही पॉसिबल और किसी चीज से नहीं। एक एंड्रॉइड ऐप या एक iOS ऐप, वो भी प्रोग्रामिंग से ही पॉसिबल है। या फिर आप एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम भी ले सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी से। जैसे कि एक जीपीएस सिस्टम होता है तो उसके पीछे भी एक एल्गोरिथम चल रहा है, तो जिसने लिखा तो उसने भी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया, आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप भी एक एल्गोरिथम लिखोगे जो प्रोग्रामिंग से ही लिख सकते हो आप, बस उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। वेब पेज और ऐप बनाने में ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं होती, खैर, पर आप एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जब एल्गोरिथम लिखोगे तो आपको अच्छी मैथ्स आनी चाहिए काफी, मतलब जो आप 11वीं 12वीं की मैथ्स पढ़ रहे हो उसके सिवा भी आप कॉलेज में जो मैथ्स पढ़ोगे वो सब भी लग सकता है इन चीजों में। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो क्लासरूम में टीचर से काफी डाउट्स पूछते हैं कि सर ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगर इस चीज को वैसे करे तो क्या होगा, हमने यही चीज क्यों यूज की, और भी मतलब काइंड ऑफ जो बोलना चाहिए, पर आप टीचर का अगर खून भी जाते हो क्लास में, तो आपके लिए ये वाली फील्ड बहुत ही मजेदार रहेगी, आपको बहुत मजा आएगा चीजों में। अलग अलग हम तरीके ढूंढेंगे चीजों में करने के, कि अगर ये नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे, इस चीज को और तेज कैसे करेंगे, और टाइम कैसे बचाएंगे, अगर गलती ये आ जाएगी तो फिर और क्या करेंगे। तो इन चीजों में बहुत हेल्प मिलेगी। चलो मैं आपके साथ एक वो शेयर कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म, उसमें आप चीजें डाल दो अपना, आप तो एक डाल दो कि आप प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना चाहते हो, मतलब ऐसा सोचो कि आपने प्रोग्राम पूरी सीख ली, आप मास्टर हो प्रोग्रामिंग में, अब आप क्या बनाना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या गोल है, क्या प्रोजेक्ट है, वो आप लिख दो कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, इससे ये होगा। आप लिख दो। एक उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि आप कौन से चीज में जाना चाहते हो, वेब पेज बनाना चाहते हो, ऐप बनाना चाहते हो, या आप एल्गोरिथम लिखना चाहते हो, मतलब ये तीन मैंने ब्रॉडली क्लासिफाई करा है, तो आप इन तीनों में से कौन सा उठाना चाहते हो वो भी लिख दो। और तीसरी चीज है कि आप अपना नाम लिख दो, नाम रियल नेम मत लिखो, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग किसी चीज में फंसो या आप कुछ भी लिख दो। तो
आप अपना गेमिंग नेम या कुछ भी ऐसा एलियस नेम लिख दो, जिससे आप तो आइडेंटिफाई हो जाओ, लेकिन आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई ना हो, मतलब कि कोई और पढ़े तो उसे ना पता हो कि ये बच्चे ने लिखा है। लेकिन जब मैं उस आइडिया को डिस्कस करूं बाद में क्लासरूम में, तो आपको पता चले कि मैं आप ही का आइडिया डिस्कस कर रहा हूं, तो आप मेरे से इंटरेक्ट कर सको उस चीज के बारे में, अगर आपका मन करता है तो। क्या जो भी है, मतलब ये 3 चीजें आप लिख दो, नाम और कौन सी चीज में आप एक्सपर्टीज करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, और तो अगर प्रोग्रामिंग में मास्टरी कर लेते हो तो आप उसे क्या बनाना चाहते हो। तो चलो इस सेशन को एंड करते हैं फाइनली। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रोग्रामिंग या कॉलेज या फिर 11th 12th या फिर कुछ भी, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो एज एलुमनाई समझ के मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस। सायोनारा।